स्पेशली हमारे पेरेंट्स के लिए, स्पेशली हमारे उन दोस्तों के लिए जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे वैफ एंटरप्रेन्योर की फैमिली में या फिर हमारे सोशल मीडिया की फैमिली में, राइट? एंड इस एम के साथ आज हमने ये सेशन किया है इकबाल जी, कि जो हमारी डिस्कशंस हो रही थी और जिस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया सारी चीजें, कि ये जो बिल्कुल, जनरेशन गैप है, पेरेंट्स कुछ और सोच रहे हैं, बच्चे किसी और तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चे कुछ सोच रहे हैं, पेरेंट्स कुछ और ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? और दोनों क्लूलेस है कि यार हो क्या रहा है, बिल्कुल जी, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बच्चे नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स नहीं कर पाते। अच्छा, सबसे पहले जस्सल साहब हम जान लें कि हमारे बीच में कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, मतलब कितने पेरेंट्स हमारे साथ हैं? यहाँ पे अभी करीब-करीब यूट्यूब को इंक्लूड करके हमें 1000 से ज़्यादा लोग अभी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जिनके भी पेरेंट्स उनके साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो पेरेंट्स टाइप करेंगे चैट में पेरेंट्स टाइप करें, जितने भी लोगों के पेरेंट्स उनके साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं इस टाइम जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले सारे पेरेंट्स को हमारी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आपका स्वागत है जी हमारे इस सेशन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड आपको बिलीव होगा कि आपके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सही हाथों में हैं एंड बिल्कुल सही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। और मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ कि आपने एटलीस्ट अपने बच्चों को समझा और उनको टाइम दिया और आप इस सेशन में आए। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की होगी, बट हो सकता है उनके पेरेंट्स ने ना सीरियस लिया हो, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो दोस्तों, आप जितने भी लोग अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे बैठे हैं, तो आप सब बड़े लकी हो क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आपको समझें, अंडरस्टैंड करें, है ना? तो तभी वो आपको और अच्छा गाइड कर पाएँ। बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को। जैसे जसल साहब ने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे जो इस सेशन का जो मेन पर्पज़ है, आज हम यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं थ्रू ज़ूम, तो इसका हमारा जो मेन मकसद क्या है कि आज जो जनरेशन गैप है, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते कहीं न कहीं, है ना? तो पेरेंट्स बच्चों से निराश होते हैं, बच्चे पेरेंट्स से निराश होते हैं और बहुत सारे मतलब दोस्तों को मैं जब मिलता हूँ, उनसे बात होती है, तो मतलब उनको अपने पेरेंट्स को लेकर वो बड़े ही ज़्यादा मतलब होते हैं, मतलब बड़े सीरियस होते हैं या कहो बहुत ही ज़्यादा डर होता है उनके अंदर। एंड कई ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने तो पिछले 2 मंथ से फादर से बात ही नहीं की, ठीक है? ज़्यादातर जो बॉयज़ होते हैं उनका जो लगाव है वो सिर्फ़ मदर के साथ होता है, गर्ल्स का ज़्यादातर फादर के साथ होता है और इवन पेरेंट्स तो इक्वल है ना, मदर-फादर दोनों के साथ लगाव होना चाहिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस गैप को फ़िल करने की, ताकि बच्चों में और पेरेंट्स में प्यार और बढ़ जाए, बच्चे पेरेंट्स को समझें एंड पेरेंट्स बच्चों को समझें। अगर ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है एंड वो अपने टैलेंट को आगे लेके आ सकते हैं एंड अपने टैलेंट के साथ अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं जिनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ना? जैसे अक्सर ही हम कई बार बात कर रहे होते हैं, दोस्त बैठे होते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है, हम क्या कोई भी बंदा अगर कोई बात करता है, हम कहते हैं यार तुमने कौन सा इस पे पीएचडी की है ना? तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम के ऊपर ही पीएचडी की है, कि जो टीन एज मतलब बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है, उन्होंने उन प्रॉब्लम्स के ऊपर पीएचडी की है। उनकी काफ़ी लंबी-चौड़ी रिसर्च है, वो कई कंट्रीज़ में जाके भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर चुके हैं। तो मैं जस्सल साहब आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको भी इनवाइट करें ताकि हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें। राइट, राइट, राइट। और मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताना चाहूँगा उससे पहले कि लाइफ में क्या होता है कि यानी हम सब लोग मिडल क्लास फैमिली से निकल के आ रहे हैं। वी ऑल आर मिडल क्लास, राइट? इकबाल जी हों, मैं हूँ या जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग, या तो हायर मिडल क्लास है, लोअर मिडल क्लास है। लेकिन
एट द एंड ना हम सब लोगों के चैलेंजेस सेम ही हैं। मैं जब निकल के आया अपनी टीनेज में था, आई वाज अ वेरी इनसिक्योर किड, बहुत इनसिक्योर था, क्योंकि कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व की, मैंने देखी, मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी तो उसका रिएक्शन क्या निकल के आया मेरे पेरेंट्स या फैमिली या रिलेटिव्स की वजह से, की तरफ से, तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं भी ये चीज करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मेरे लिए भी रिएक्शन ऐसा ही होगा। तो मैंने कोशिश की मैं वो सारी चीजें ना करूं। तो मैं वो एक्सपीरियंस को छू ही नहीं पाया, कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक इनसिक्योरिटी आ गई, अपने ऊपर विश्वास होना और वो विश्वास खो देना, राइट। तो कहीं ना कहीं पर ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हमारे पेरेंट्स, मुझे लगता है कि हमें अगर सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है, हमारे पेरेंट्स करते हैं। करेक्ट। उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, राइट। और हमारे पेरेंट्स भी डरते हैं कि यार कहीं हमारा बच्चा गलत हाथों में ना चला जाए, गलत संगत में ना चला जाए, गलत काम ना करने लग जाए, कहीं वो अपना फ्यूचर खराब ना कर ले, कहीं वो गलत डिसीजन ना ले ले। अरे मेरे बच्चे ने अगर ऐसा कर दिया तो सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, मेरे कलीग्स क्या कहेंगे। ये सारी चीजें होती हैं, राइट। और बच्चे ऑन दी अदर हैंड देखते हैं कि यार मैंने अपना फ्यूचर बनाना है, मैं इसके लिए पैशनेट हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इसमें मेरा फ्यूचर है। लेकिन अगर देखा जाए तो सोसाइटी कहती है, रिलेटिव्स कहते हैं कि नहीं नहीं ये काम तो सर नहीं चलते। चाहे वो कोई ग्रेजुएशन डिग्री करने की बात हो, चाहे वो कोई करियर की बात हो, या किसी कंट्री में शिफ्ट होने की बात हो, राइट। अब कोई भी चीज हम करते हैं ना, सबसे पहले क्या मिलता है? रिजेक्शन। तो आज हमने फाइंड आउट किया पिछले 2 सालों से, हम एक ऐसे यानी लोगों को फाइंड आउट करते रहे जो इन सब चीजों का सवाल दे सके, जवाब दे सके। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिखे भी हुए हैं, लेकिन इनका जवाब फाइंड आउट करने के लिए मैं कहता हूं कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, कॉर्पोरेट का है, जॉब का है, करियर का है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है। इकबाल जी का भी बिजनेस का है, फार्मिंग का है और अपनी पर्सनल लाइफ का है। लेकिन हमें एक ऐसी पर्सन मिले जिन्होंने पीएचडी किया है सोशियोलॉजी में, और उनका जो सब्जेक्ट है, उनका सब्जेक्ट आप कह सकते हैं अडोलेसेंस है, टीनेजर। यानी वो टीनेजर क्या फैक्टर्स हैं उनकी लाइफ में जो यानी उनको आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे रोक रहे हैं, राइट। और आई थिंक हमारा देश सबसे यंग देश है। सो मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा मिस पवनदीप कौर। शी इज अ पीएचडी इन सोशियोलॉजी, डबल एमए, राइट। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अवार्ड्स ले चुके हैं, राइट। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी नॉलेज है। एंड पवन आज हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी हैं, राइट। चंडीगढ़ से ही बिलोंग करती हैं और बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बिजनेस को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। एंड आज पवन से जानेंगे कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के कारण ये जो जनरेशन गैप आया है हमारे सामने, राइट, और उस जनरेशन गैप को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे वो ब्रिज एक बिल्ड किया जा सकता है कि हमारे पेरेंट्स और हमारी जो यंग जनरेशन है, हम सब लोग इकट्ठे आगे चल सके, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, आगे बढ़ के एक अच्छा फ्यूचर हम अपने देश के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए बना सकें, राइट। और जो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस फील्ड को लेकर, हम वो भी जानेंगे, और प्लस आपकी आइडियोलॉजी क्या है और आप क्या सोचते हो हमारी जनरेशन के बारे में, ये भी जानना चाहेंगे। हाँ जी पवन मैम, वेलकम है जी आपका इस सेशन में। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। तो शुरू करें हम। तो पवन मैम, अभी हमारे साथ 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स भी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो थोड़ा बताएं अपने बारे में। Thank you so much, Mr. Iqbal and Mr. Gursevak for such a good introduction. और मेरी तरफ से सबको वेलकम जो भी इस सेशन में आए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था I'll get this platform, वो भी इंडिया में, जहां हम बात कर सकते हैं एडोलेसेंस और पेरेंट्स को लेकर। क्योंकि इस इशू पे बात करने के लिए सब मना कर देते हैं, क्योंकि हम बात करना ही नहीं चाहते हैं। क्या रीजंस हैं, क्या हम सोचते हैं, एक हमेशा गैप रहा है पेरेंट्स और एडोलेसेंस के बीच में। हम सिर्फ टीनेजर्स की बात नहीं करते, हम सब एजेस की बात करते हैं। ये क्यों है, कैसे खत्म करेंगे हम? काफी सारे क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ कि आज आए पेरेंट्स जिनको वाकई ही इश्यूज है, जो ये सोच रहे हैं कि क्यों
हम अपने बच्चों को रोक रहे हैं, क्यों आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और बच्चे भी यही सोचते हैं कि हम पेरेंट्स से कैसे बात करें, क्या हमारे दिमाग में चल रही है, हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारी हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। सो इन सब चीजों को लेकर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कस। सो आई रिक्वेस्ट कि जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी अटेंड कर रहे हैं वेबिनार, प्लीज कम अप विद द क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में चल रहा है। एंड आई होप आई डू जस्टिस सबके साथ। पवन जैसल साहब आपका माइक, हाँ ठीक राइट, है। तो मेरे पास कुछ सवाल है। सबसे पहले जो मैंने ऑब्जर्व किए, जो मेरे टीनेज लाइफ के साथ रिलेटेड थे, या मैं जो चीजों को फेस करके आगे बढ़ा, राइट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर एक जो लगा लो कि एक 80s की सोच है। हमारे पेरेंट्स जब ग्रो कर रहे थे, जब वो अपने करियर को बिल्ड कर रहे थे, राइट, उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, अपना काम करना शुरू किया, वो बड़े होते गए, वो सोच और आज जो एक 21st सेंचुरी है, राइट, 21st सेंचुरी के तौर तरीके बदल चुके हैं, राइट। और जो अब जनरेशन आती जा रही है वो बहुत तेज हो रही है, वो बहुत शार्प है, उनकी उनका दिमाग मुझे लगता है कि हमारे से भी तेज है, राइट। सो इस गैप को कैसे खत्म किया जा सके? 80s की सोच और आज की सोच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ये हम सब एग्री करते हैं। बट मुझे लगता है कि आज के टाइम में देयर इज मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन गैप, हम बात नहीं करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, उनको लगता है कि वो खुद संभल जाएंगे, या वो हम हमारे से लेसन ले रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो उसको फॉलो अप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। उसी तरह से बच्चे भी बात नहीं करते हैं। हम अक्सर बात करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो एक के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, या तो वो अपने फादर के साथ अटैच होंगे या वो अपने मदर के साथ अटैच होंगे, वो दोनों के साथ नहीं होते। अगर वो एक के साथ भी अटैच हो रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। बट कई बार ऐसे होता है कि बच्चे बिल्कुल बात नहीं करते और वो बात करने के लिए कोई ना कोई इंसान को ढूंढते हैं, और वो किसे ढूंढते हैं, वो बाहर जाके ढूंढते हैं। जो प्यार, जो कम्युनिकेशन वो घर पे नहीं कर पाते, वो बाहर जाके बात कर पाते हैं, जिस वजह से घर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। चाहे वो 80s है, चाहे वो आज की बात है, मुझे लगता है एक कम्युनिकेशन, एक स्ट्रांग बात करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपको मना कर देंगे। बट है तो वो पेरेंट्स ही ना, है तो वो बच्चे ही ना। वो बायोलॉजिकली हम इतने ज्यादा अटैच होते हैं, मुझे नहीं लगता कि समझाने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, बट हो जाता है। जैसल सर आपका माइक और हाँ कैमरा आपका ऑफ हो गया है। राइट, कहीं ना कहीं पर जैसे आपने कहा कि हम समझा नहीं पाते, या हमारे पेरेंट्स समझ नहीं पाते, या बच्चे समझ नहीं पाते, और वो जो कम्युनिकेशन गैप है, यानी हम बात ही नहीं करते, इसके पीछे कारण क्या है? हम क्यों नहीं बात करते? पेरेंट्स हमारे नहीं हैं, ना, बचपन से उनके साथ रहे हैं, और हम क्यों डरते हैं अपने पेरेंट्स से बात करने में? हम पेरेंट्स से बात करने में इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने कभी बात की ही नहीं है, हमने वो क्लोजनेस फील की ही नहीं है। हम्म, आप बात कर सकते हो अपने दोस्त के साथ बैठ के, अपनी पूरी लाइफ जर्नी शेयर कर सकते हो। कभी भी आप बैठे हो अपने फ्रेंड के साथ, कोई भी ऐसा आपका क्लोज फ्रेंड है, वो आपसे अगर बात करे, आपसे पूछे, तो आप अपनी पूरी लाइफ जर्नी बता दोगे। अपने स्कूल टाइम से लेकर, अपने कॉलेज टाइम से लेकर, अपनी फ्रेंड से लेकर, आपको ड्रीम्स क्या है, आपको डिजायर्स क्या है, आप किस चीज को लेकर पैशनेट है, आप सब सब बातें कर दोगे। बट कभी आपने सोचा आप अपने फादर या मदर के पास बैठ के आप ये बात करो? नहीं अच्छा कर बट पाते। पवन मैम, मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। मतलब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी है, एंड आप वो बताना कि ऐसा क्यों है, और वो नहीं होना चाहिए असल में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स, जैसे स्पेशली फादर, वो अपने बेटे से कभी भी फ्रेंडली रिलेशन नहीं बनाना चाहते। उनको लगता है कि अगर इसके साथ मैंने थोड़ा फ्रेंडली टॉक करी तो ये ज्यादा सिर चढ़ जाएगा। मतलब मैंने ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस की है। मेरे फादर साहब अभी मेरे बिल्कुल साथ ही बैठे हैं। मेरे को नहीं लगता कि मेरे फादर से अच्छा दोस्त कोई मेरे पास है। दैट्स वाई आज मैं 28 साल की एज में मैंने बहुत अच्छी सक्सेस हासिल की है, जिसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब जब मैं छोटा सा था तब से लेकर ही मेरे फादर मेरे को हर जगह साथ लेके जाते थे। इनको कहीं भी जाना, कोई घर का काम, मतलब मेरे को छोटे होते से पता था कि मेरी फैमिली में कितना, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। मतलब वो सारी चीजें मेरे को बचपन से ट्रांसपेरेंट उन्होंने कर दी थी, है ना। और वो मेरे को मतलब हर तरह की बात मेरे साथ शेयर किया करते थे।
एंड वो फिर मेरे दिमाग में भी ऐसा नहीं था कि यार पापा मेरे को डांटेंगे, मेरे 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 पास जो भी मतलब मेरे पास कोई भी बात आती तो मैं उनके साथ शेयर करता था। तो बहुत बार ऐसा होता था वो मुझे गाइड कर देते थे, इकबाल ऐसे नहीं ऐसे करना है ना। मेरी लाइफ में मेरे सबसे जो अच्छे गाइड रहे हैं मेरे फादर रहे हैं, बट मैंने बहुत सारे मतलब केसेस में ऐसा देखा है कि फादर अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? नहीं ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कि हेरिडिटरी क्या चल रहा है। अगर आज आपके फादर ने आपसे बहुत अच्छी तरह से बात की है, आपको समझा है, तो कहीं न कहीं उनके फादर ने भी उनको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। ये चीज़ हमेशा रहती है। आप अपने बेटे को लेकर बहुत अच्छी तरह से समझोगे, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी उसकी विशेज़ हैं, आप पूरी करना चाहोगे। उसे आप एज़ अ फ्रेंड देखोगे, जिससे आप पूछोगे कि हाँ, मुझे बताओ अगर लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज़ देयर। है ना? मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रही, मैं आपकी हेल्प करूँगा। फादर्स अथॉरिटेटिव होते हैं, क्योंकि हमेशा देखा जाता है पेरेंट्स में एक को होना भी चाहिए, मुझे लगता है। जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा-सा एक डर रहता है या एक थोड़ी-सी रिस्पेक्ट बनी रहती है। अगर हम दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशन शेयर करेंगे, तो वो कहीं न कहीं बच्चों में और फादर में या पेरेंट्स में वो गैप नहीं रहेगा। गैप इन द सेंस एक रिस्पेक्ट का गैप। गैप उस चीज़ को नहीं हम बोलते हैं कि जिसमें हम बात ना कर पाएँ। गैप एक रिस्पेक्ट का भी होता है। अगर आज मैं अपने फादर की बात करूँ तो आई एम द क्लोज़ेस्ट पर्सन आई फ़ील कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। मैं उनसे हर बात कर सकती हूँ, उनकी हर बात समझ सकती हूँ, इसलिए वो कहीं न कहीं मुझे भी समझते हैं। सो ये चीज़ें दोनों की तरफ से होती है, एक की तरफ से नहीं होती। अगर हम ये बात करते हैं कि फादर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, वो अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक गैप रखना चाहते हैं, एक रिस्पेक्ट रखना चाहते हैं, वो ये साथ चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ, है ना? तो वैसा ही वो लें। बट वो कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं कि उस चीज़ को समझाना पड़ेगा। है ना? हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वो हमें इमिटेट करते हैं। जैसे कि हम एक कहते हैं क्ले है ना? क्ले को हम जैसे मोल्ड कर देंगे वो वैसे ही बन जाएगा। हम्म, तो उसी तरह से हमें बच्चों को भी वैसे ही मोल्ड करना चाहिए। अगर आपने रिस्पेक्ट रखनी है तो रिस्पेक्ट का मीनिंग भी बताना चाहिए। राइट। तो तो बिल्कुल मैं यहाँ बिल्कुल। पे ना कमेंट बॉक्सेस पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, और वो लोग ना सीधा यही लिख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स समझना ही नहीं चाहते। वही लेकिन जो मैंने असल बात में ना, की। मैंने जो ऑब्जर्व किया या मुझे क्या लगता है, हमें समझाना नहीं आता। हाँ, ये भी राइट, एक पॉइंट है, बिल्कुल हमें समझाना नहीं आता, करेक्ट। क्योंकि हम बात करते ही नहीं है ना। हाँ, हम बात नहीं करते। हम अपने पेरेंट्स से कितनी बात करते हैं। जब हम बात करते हैं पेरेंट्स सुनते ही नहीं है। आप ये पूछो कि आपने बात की समझाने के लिए? आपने कोशिश की, आपने उनके पास बैठे हैं, अगर वो आपको डाँट भी रही है, फिर क्या हो गया? है तो पेरेंट्स ही ना। अगर बाहर वाला कोई डाँटता है, तो उसके बाद में क्या होता है? आप रिएक्शन होता है, घर आके मुँह बना के बैठ जाओगे, उससे बात नहीं करोगे। पर अगर आप एक ही फैमिली में रह रहे हो, ही इज़ द वन जो आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। बचपन से लेकर आपकी उँगली पकड़ने से लेकर आपको खाना खिला रहा है, आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा है और आप आज ये समझ रहे हो कि वो हमसे बात नहीं कर रहे, वो समझ नहीं पा रहे। रिश्ता कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम बात ना कर पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक और जो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, स्पेशली इंडिया में ये ज़्यादा है। मोस्टली केसेस में ज़्यादातर ऐसे होता है कि देखो पेरेंट्स बच्चों को लेकर ऑफ कोर्स हमेशा इनसिक्योर तो वो फ़ील करते हैं, उनको डर रहता है ना? कि पता नहीं इनका आगे क्या बनेगा। और ज़्यादातर ये चीज़ है इंडिया में कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा बेटा है ना, वो भी डॉक्टर ही बने बस। अब बेटा कहता है मेरे को क्रिकेटर बनना है, मैं कहता हूँ तू डॉक्टर बन। अब क्रिकेटर मैंने उसको बनने नहीं दिया, डॉक्टर बनने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो एंड में वो कुछ भी नहीं बना। हुँ। मतलब राइट? फिर उसको ऐसा चलता-फिरता जो भी मिल गया, उसी से उसको जितना आ रहा है, उससे अपनी लाइफ चला रहा है। ये मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। मतलब मैं कहता हूँ 90% से ज़्यादा ऐसे होता है। अगर फादर जॉब कर रहे हैं तो उनको है कि यार बेटा भी बस जॉब ही करेगा। बेटा कहता है मेरे को बिज़नेस में इंटरेस्ट है, मेरे को जॉब नहीं करनी, तो उनके साथ कहीं न कहीं वो मतलब ज़बरदस्ती होती है कि नहीं तेरे को यही करना है ना? तो ये ऐसा और जितना कि मैं भी एक फादर हूँ, है ना? मेरे भी 5 साल का बेटा है, मैं थोड़ी बहुत तो फीलिंग समझता हूँ कि बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच में वो कैसी फीलिंग होती है। अगर वो ऐसा कहते भी हैं अपने बच्चों को, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, बट फिर भी क्यों ऐसा? मतलब क्या है? इसकी वजह क्या है? वो क्यों अपने बच्चों को मतलब जो उनके अंदर जो पैशन है उनको बाहर निकालने के लिए उनको मौका क्यों नहीं देते? ये हम अगर बात करते हैं तो ये माइंडसेट की बात है। अगर मैं कहती हूँ मेरा बचपन में एक ड्रीम था कि मैंने डांसर बनना है, तो वो मैं नहीं बन पाई तो वो मैं सारी चीज़ें अपने बच्चों में देख रही हूँ, है ना? मैं अपनी डॉटर में देखूँगी, आई रियली विश कि वो एक
डांसर बन जाए या म्यूजिशियन बन जाए, कुछ भी जो मेरे ड्रीम्स है, डिजायर्स है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड में ये लेकर चलेंगे कि मैं नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे से, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी डिजायर्स बच्चों पर नहीं थोप सकते हैं। बच्चों की लाइफ और बड़ों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज अगर हम बात करते हैं, हम 30s में या 40s में हैं, हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं। अब हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी अलग होती है। जो काम आप अच्छा कर पाते वो मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैं अच्छा कर पाती हूँ आप नहीं कर पाओगे, पर हम इसमें एक दूसरे को जज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से पेरेंट्स और बच्चों का भी रिलेशन वैसे ही होता है, हमें जज नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स और जितने भी मैंने अपनी काउंसलिंग सेशंस में काउंसिल किए हैं लोगों को, उनमें बच्चे काफी ज्यादा आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे एक में मार्क्स कम आ जाते हैं और पापा मम्मा हमें बहुत गुस्सा करते हैं, है ना, हमें जज करते हैं कि हम कौन सा करियर चूज करें। मैथ्स में अगर कम आ गए या साइंस में कम आ गए तो वो उनको लगता है कि क्या करेंगे। आज की रेस में 95, 97, 99% आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो बच्चों ने वाकई वो चीजें समझी हैं, वो नॉलेज अटेन की है? मुझे नहीं लगता। वी ऑल आर इन अ रेस, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेबर्स के अगर बच्चों में अगर वो एक डॉक्टर बन गया तो हमें भी डॉक्टर बनना चाहिए भाई, तुम्हारे लाइफ में भी यही चीज होनी चाहिए। या मैंने ये बचपन में सोचा था, मैं नहीं बन पाया, मेरे पापा ने नहीं किया, अब तुम करके दिखाओ। वो फॉल्स होप, फॉल्स डिजायर हम उनके अंदर डाल रहे हैं। तो आपको लगता है वो सॉलिड एक पिलर खड़ा कर सकेंगे हमारे लिए या हमारी सोसाइटी के लिए कर सकेंगे? मेजरली बिल्कुल भी नहीं। पवन जी देखो, बात तो ये है ना कि यानी पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन गया, राइट? अब हम्म। मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, आपका बच्चा डॉक्टर बनना नहीं चाहता, वो जाएगा, आपने धक्के से उसे डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, वो बंदा वहां पे जाके कैसा ऑपरेशन करेगा यार, जब उसका मन ही नहीं है, जब वो पढ़ाई ली नहीं, वो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कोई गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बन पाएगा कभी जिंदगी में। वो एवरेज डॉक्टर बन जाएगा, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पैशन ही नहीं है, राइट? तो कहीं, कंपैरिजन जहां पर हम बात करते हैं, कंपैरिजन हैम्पर करता है ग्रोथ को। राइट, आज हमारे वैफ एम्पायर में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, बिजनेस जिन्होंने अपना सेटअप किया था नहीं चला, वो भी हमारे पास है। आई एम अ PhD रिसर्च स्कॉलर, आई एम लिंक्ड विद द वैफ एम्पायर, सो आई थिंक आई एम अ बिग एग्जांपल। इट्स नॉट कि मैं अगर अपने फील्ड में अच्छी नहीं हूँ, मुझे एक ऐसा माइंडसेट चाहिए, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं वहां लोगों को इनकरेज कर सकूं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, मोर देन 1000 पीपल आर सिटिंग, है ना, हमें सुन रहे हैं। किस बात के लिए सुन रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये इश्यूज आ रहे हैं, वो बिल्कुल। फेस कर रहे हैं ये इश्यूज, इसलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं उन सबकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हम अच्छा, अगर अपनी ही चीजें लोगों में डालेंगे, अपनी ही चीजें बच्चों में डालेंगे, वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जैसे आपने बात की कि हाँ, डॉक्टर तो बन गया, वो ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं। हम बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, है ना, अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं, A+B+, मुझे अभी तक नहीं याद हुआ, मुझे नहीं समझ आया उसका क्या मतलब था। हिस्ट्री में इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, मुझे नहीं समझ आई क्या था, जब तक हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती है। आप अक्षय कुमार की मूवी देखोगे, आपको मूवी सारी याद हो जाएगी। केसर मूवी के माय सन से कि नहीं मम्मा दिस इज द बेस्ट मूवी, है ना, क्योंकि उसमें से उसको नॉलेज मिली, और वही चीजें बुक में उसको नहीं समझ आ रही है। अच्छा, पवन मैम, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, बच्चा जो भी करना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते। मतलब उनको, अगर बच्चा कहता है मेरे को जी इस फील्ड में जाना है, उनको ये पता है कि फील्ड अच्छा है, बट उनको अपने बच्चे पे विश्वास नहीं होता। मतलब उनको लगता है कि नहीं यार, ये हमारे वाला तो कर ही नहीं सकता। मोस्टली केसेस में ज्यादातर सारे पेरेंट्स को उनको पड़ोसियों पे, बच्चे पे बहुत भरोसा होता है कि हाँ ये पड़ोसियों का चिंटू कर लेगा, पर हमारे वाला नहीं कर सकता। तो इस केस में मतलब आप बताएं कि ये बच्चों में फॉल्ट है या पेरेंट्स की थिंकिंग में फॉल्ट है? मतलब पेरेंट्स को अपने अपने खुद के बच्चे पे क्यों भरोसा नहीं होता कि हमारे वाला नहीं कर सकता? मुझे लगता है विश्वास दिलाना पड़ता है। जब तक हम कुछ प्रूव ना करें ना, किसी को विश्वास नहीं आएगा। आज अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर मेरे चीजें बात कर रही हैं, मेरे अगर पेपर पब्लिश हुए वो बात कर रहे हैं, लोगों को ऑथेंटिसिटी रियल लग रहा है, तब आप मेरे से बात करोगे। करेक्ट। उसी तरह से पेरेंट्स और बच्चों का भी रिलेशन है। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने भी अपने पेरेंट्स को अप्रूव किया होगा या उनको बताया होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उनको भी काफी चैलेंजेस आए होंगे, अगर वो किसी भी सर्विस फील्ड में या बिजनेस फील्ड में, उन्होंने बहुत चैलेंजेस फील किए होंगे।
जब वो चैलेंजेस फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने बच्चों को भी। अब तुम प्रूव करके दिखाओ, तुम क्या करोगे, है ना? जैसे हम एक बिजनेस में कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता। वो विश्वास कैसे दिलाना है, वो बच्चों ने दिलवाना है। हम बच्चों की एजुकेशन में कितने पैसे लगाते हैं, उनकी ट्यूशन फीस जाती है, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हम पे कर रहे हैं, वहां पर विश्वास वो आ जाता है। पर अगर हम कहीं और काम करें, वहां पर विश्वास क्यों नहीं आता? सो वो कहीं ना कहीं मनी मैटर भी इन्वॉल्व करती है, कहीं ना कहीं उनकी एबिलिटीज, कहीं कैपेबिलिटीज वो भी इन्वॉल्व करती है। मुझे लगता है इन सब में एक ट्रस्ट इशू होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट कैसे दिलाना है, वही सेम बात आ जाती है कम्युनिकेशन के लिए। हमें बात करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को बच्चों के साथ, बच्चों को पेरेंट्स के साथ। हम ये बात नहीं कह रहे हैं बी वेरी फ्रेंडली, है ना, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट भूल जाओ, बात करो, समझो। हम अपनी टीचर से भी तो बात करते हैं अगर कुछ समझ नहीं आता तो। हम पूछते हैं ना, हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, आप बताइए। तो हम पेरेंट्स से क्यों नहीं बात कर सकते हैं? एक ही कमरे में बैठ के खाना मैं खाते एक हुए। और चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बात आती है करियर की, हम बच्चों को स्कूल में डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो अच्छा करियर बनाओ। हर एक पेरेंट यही कहता है कि पढ़ो लिखो अच्छा करियर बनाओ। करियर क्यों बनाना है, कहाँ पे बनाना है, कैसा बनाना है? पैसे के लिए बनाना है। अगर राइट। आपको वहां पे सैलरी नहीं मिलेगी, अगर आपकी इनकम नहीं होगी, तो कुछ नहीं होने वाला। हमें ये पता है, हम खुद भी, हमारे पेरेंट्स भी उस सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं। मैं देखो, मैं एक सर्विसमैन का बेटा हूँ, इकबाल जी फार्मर के बेटे हैं। उनके फादर को पता है कि अगर मेरी फसल खराब होगी तो पैसा नहीं आएगा, यानी रिस्क इन्वॉल्व है। मेरे फादर जॉब कर रहे हैं एंड मैंने वो चीजें भी फेस की हैं कि वो 16 साल एक कंपनी में जॉब करने के बाद अचानक से कंपनी कहती है कि हम लॉसेस में जा रहे हैं, हमें कुछ एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। सो माय फादर नोज इट वेरी वेल कि जॉब भी सेफ नहीं है, राइट? और हमारे पास इंडिया में कितनी नौकरियां हैं, हमारी सरकार खुद कह रही है नौकरियां नहीं है। कितने आईटी सेक्टर बना लेंगे? इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं है, राइट? हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है इतने, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना। कॉलेजेस में जब एजुकेशन की बात आती है तो 10-10, 15-15, 20-20 लाख लगा देते हैं। जब गवर्नमेंट सर्विसेज की बात आती है तो हम 2-2, 3-3, 4-4 साल बच्चों को दे देते हैं, नहीं आप पढ़ो, राइट? इंडिया में तो कहा जाता है आप पढ़ाई करो, आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, अच्छे नंबर लेकर आओ, राइट? लेकिन अगर फॉरेन में देखा जाए तो वो अपने बच्चों को 15 साल की एज में ही इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि भाई अगर आपको पॉकेट मनी चाहिए, ये काम करना पड़ेगा तो दूंगा। वो पैसे की कदर सिखाते हैं। हमारे वाले यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा आपने ये डिग्री लेनी है, इसके लिए 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का लोन ले लिया। जब आपकी एजुकेशन पूरी होगी ना, वो लोन की जो किस्तें हैं आप उतार देना। अब वो बच्चा ग्रेजुएशन से बाहर जा रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया अपने फ्रेंड सर्कल में भी और सोशल मीडिया पर भी, जिन लोगों के ऊपर ये प्रेशर है कि मेरे फादर ने 20 लाख का लोन लिया है और जैसे ही मेरी डिग्री खत्म होनी है, अगर मुझे नौकरी ना मिली तो मैं लोन कैसे उतारूंगा? राइट। लेकिन फिर भी जब बात आती है किसी करियर बनाने की, अपॉर्चुनिटी सामने आती हैं जहां पे हम अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं, जहां पे हम अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, जहां पे अपना ट्रू पैशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पे अपना माइंडसेट ऐसा बिल्ड कर सकते हैं कि आपके सामने कोई भी चैलेंज आता है आप उसे ओवरकम कर सकें। जब बात आती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, तो वहां पर हमारे पेरेंट्स डर जाते हैं। अब 20 लाख का तो हमने गैम्बल किया ही है, एजुकेशन इज अ गैम्बल। उसने गारंटी तो नहीं मिली ना कि आप चाहे आईआईएम या आईआईटी में भी चले जाओ, सिक्योरिटी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी वहां पर लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब करियर बनाने की बात आती है वहां पे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जैसे 10,000 रिस्क है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कल ही मेरे को ना एक पर्सन मिले, वो लोकल चंडीगढ़ से, सोशल मीडिया से मेरे कनेक्ट हुए। तो वो वैसे 3-4 दिन से मेरा फॉलोअप ले रहे थे कि मेरे को आपको मिलना है एक बार। तो यहाँ 7 फेज की मार्केट में वो मेरे साथ कार में ही बैठे, 10 मिनट बात हो पाई। तो वो बड़े चिंतित थे, 35 ईयर उनकी एज थी, एंड वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एडवोकेट है पिछले 15 साल से। वाह। और उनकी वर्डिंग पता क्या थी कि अब मैं बिल्कुल जीरो पे हूँ, बिकॉज पैंडेमिक की वजह से कोर्ट कब से बंद पड़े हैं, ठीक है, एंड कोई केस मेरे पास आ नहीं रहा, और मेरी जो इनकम है बिल्कुल रुकी पड़ी है, राइट।
15 साल से वो एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, और अब देखो उन्होंने लॉ किया होगा, उसके ऊपर भी कितना पैसा लगा होगा। 15 साल का उनके पास एक्सपीरियंस भी है, आफ्टर दैट भी आज वो जीरो पे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स को लगता है कि अच्छी एजुकेशन लेके, कॉलेज की अच्छी एजुकेशन लेके अगर अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वही ज्यादा सिक्योरिटी है। आज हम 21st सेंचुरी में है। मेरे हिसाब से आज के समय में जॉब के अलावा और पैसे कमाने के जितने भी तरीके हैं ना, वो जॉब से सारे आसान हैं और सारे बेस्ट हैं आज के टाइम में। और दूसरा, मैं थोड़ा यहाँ एक पेरेंट्स के हक की भी बात करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों को समझते नहीं है, उनको अलाउ नहीं करते हैं जो भी वो करना चाहते हैं उसके लिए। उसमें ना, जैसे हमारे वैफ में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको झट से सपोर्ट किया, एक बार भी मना नहीं किया, मतलब उनकी हर बात घर पे मानी जाती है ना। और मैंने देखा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो ना थोड़ा बचपन से लेकर ही उन्होंने गलतियां ना के बराबर की हैं, एंड उन्होंने इससे पहले जो भी किया है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से किया। स्टडी की है तो स्टडी में वो बड़े अच्छे थे, ठीक है, मतलब जो भी किया, मतलब उन्होंने ऐसी कुछ गलत काम नहीं किए, तो उनका घर पे एक ट्रस्ट लेवल है। और जो पेरेंट्स आज बच्चों की बात नहीं सुनते, वहां पे सिर्फ मैं कहूंगा कि पेरेंट्स का ही कसूर नहीं है, वहां कहीं ना कहीं बच्चों का भी कसूर है। क्योंकि बच्चों ने पहले कुछ ऐसे काम कर रखे होते हैं, कुछ ऐसे कांड कर रखे होते हैं कि पेरेंट्स का विश्वास बच्चों से उठ जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चों को कुछ ऐसी मतलब चीजें उनको करके दिखानी चाहिए, बच्चों को थोड़ा अपने आप को सुधारना चाहिए, ताकि पेरेंट्स का वो विश्वास दोबारा से बन सके। कहीं ना कहीं जब मैं 17-18 की एज में था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई कि मेरे पेरेंट्स का विश्वास मेरे से उठ गया था। राइट, मतलब उनको था कि इसको तो घर पे बिठा के रखो, बस इसको तो बाहर भी मत निकलने दो, है ना। तो फिर धीरे धीरे मैंने, चलो मैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हुआ, मैंने खेती में पापा का हाथ बटाना शुरू किया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना शुरू किया। तो फिर एक लेवल आ गया कि मेरे फादर को बिलीफ हो गया कि यार नहीं, अब इकबाल बिल्कुल सही ट्रैक पे, अब ये जो भी करेगा ये सही करेगा। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन है। तो पवन, आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? पहले तो मैं इकबाल सर की बात का ही बात करना चाहूंगी। जैसे कि उन्होंने बोला कि ट्रस्ट इश्यूज के बारे में बात है, तो मैंने ये बात पहले ही क्लियर की है कि ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट दिलवाना ही पड़ेगा। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें ट्रस्ट होना ही चाहिए। बच्चे गलत हैं, सही है, पेरेंट्स बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, पर जब तक आप बात नहीं करोगे कोई बात नहीं बनेगी। अगर हम कुछ गलतियां भी करते हैं तो बड़ों का काम होता है माफ कर देना। मैं सिर्फ बच्चों की साइड लेकर ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा। उनको ट्रस्ट वाहिद ही दिलवाना पड़ेगा। आपकी बात करते हैं, आपने माइंडसेट के बारे में बात की थी, जिसका आंसर आपने खुद ही दे दिया है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, है ना। हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, जॉब के लिए बहुत ज्यादा विलिंग हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में ही हम एक ऐसी सोच बना के रखते हैं कि कैसे काम करना है। अगर लड़का है वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करेगा, जॉब करेगा। अगर लड़की है, अगर उसने जॉब करनी है तो ठीक है, अदरवाइज गेट मैरिड, है ना, उसकी शादी हो जाएगी। शादी के बाद वो काम जाने या उसका हस्बैंड जाने क्या होना है क्या नहीं होना। ये हमारा माइंडसेट है। हम लोन बड़े बड़े लेते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, मैरिज के लिए लोन लेते हैं, पर हमने कभी ये सोचा है कि उसकी लाइफ के लिए भी लोन लेकर देखें, कुछ इन्वेस्टमेंट हम उसमें ही भी करके देखें। हम बच्चों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनकी अंदर सोच क्या चल रही है, उनकी बातें क्या है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। कितना वो टाइम पेरेंट्स देते हैं, मुझे बताओ, बच्चों के लिए आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में नहीं। दोनों वर्किंग है आज, हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है। अगर हस्बैंड का बिजनेस है, वो सुबह जा रहा है शाम को घर आ रहा है, वाइफ है वो सारा दिन घर रह रही है, और कहीं ना कहीं वो चीजें मिस आउट हो रही है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम क्यों नहीं है? बच्चा या तो सारा टाइम वो फोन पे होता है या अपने फ्रेंड्स के पास होता है। कितना टाइम वो अपने पेरेंट्स के पास होता है? 2 से 3 घंटे। जब मैं रिसर्च कर रही थी, मेरा सबसे पहला ही क्वेश्चन ये था कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो बात करने के लिए। आइदर फादर, मदर, या आपके कोई सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर आ जाएंगे, या कोई और है फ्रेंड सर्कल में। मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स ने फ्रेंड सर्कल बोला था। वो क्यों बोला था? क्योंकि वो कंफर्टेबल ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। जब पेरेंट्स बात करना चाहते हैं तो बच्चे अवेलेबल नहीं होते, जब बच्चे बात करना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रह जाता है, तो उसमें करियर की तो बात होती ही नहीं है।
हम करियर की बात करते हैं +2 में जाके। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए, कॉमर्स में आ गए, तो तुम कर लेना एमकॉम जाके, है ना? बीकॉम करना, एमकॉम करना, उसके बाद जॉब देखेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा एमबीए कर लेना। एमबीए के बाद भी अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपके माइंडसेट में ये है, तो आप किसी के नीचे काम कर रहे हो, आपका खुद का काम नहीं है ना? सबका खुद का काम नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर हमें सोचना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी। अगर आप पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, गो फॉर करियर काउंसलर्स, है ना? हम उनके पास जाके एडवाइस ले सकते हैं, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। सो इंडिया में हमारा माइंडसेट यही बना हुआ है, जॉब, जॉब, जॉब। और मुझे ये बताइए कि जॉब की अवेलेबिलिटी कितनी है आज के टाइम में? पैंडेमिक में सबकी जॉब्स चली गई थी। द ओनली थिंग दैट सर्वाइव वाज़ ऑनलाइन मार्केटिंग। हम सिर्फ ऑनलाइन पे टिके हुए थे। अगर ये भी हमारे पास ना होता, तो मुझे लगता है कि रिसेशन इज़ वेरी सून, जो कि मुझे लग रहा है आ ही रहा है। तो इट्स नीड टू बी कंसिडर, अच्छा, इसके बारे में सोचना परफेक्ट। चाहिए। मेरा मेरा एक और क्वेश्चन है। मैंने बहुत ये देखा है, और बहुत सारे मतलब लोग मेरे को बताते भी हैं कि अब देखो, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है। एवरीबॉडी नोज़ कि पैसा बहुत ज़रूरी है आज के समय में, बहुत ज़रूरी है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। वी आर इन 21st सेंचुरी। पेरेंट्स खुद भी पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, जिससे या फैमिली रन हो रही है। और मैं देखो, बच्चे जब स्टडी में होते हैं, वो स्टडी के साथ-साथ कुछ पैसे कमाने के लिए करना चाहते हैं, या अगर वो टीन एज में पैसे कमाने की बात भी करते हैं ना, तो पेरेंट्स उनको बिठा देते हैं। मतलब पता नहीं पेरेंट्स को डर लगता है कि यार ये पैसे की बात क्यों कर रहा है? इवन कभी वो बच्चे भी तो बड़े होंगे ना, कभी बच्चे बड़े होंगे, उनकी भी आगे फैमिली बनेगी, उनकी भी शादी होगी, कभी उनके भी बच्चे होंगे, तो उनको फिर आफ्टर दैट तो फादर पैसे नहीं देगा ना, मदर पैसे नहीं देगी ना। तो आपके हिसाब से जब टीन एज के बच्चे पैसे कमाने की फैमिली में बात करते हैं, तो पेरेंट्स इतना मतलब परेशान क्यों होते हैं? पेरेंट्स उनको क्यों रोकते हैं? पैसे की बात उनको क्यों नहीं करने देते? इसके पीछे क्या वजह है आपके हिसाब से? पेरेंट्स, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो पेरेंट्स बहुत इनसिक्योर होते हैं। जब हम टीनेजर में आते हैं, टीनेजर एक ऐसी एज है जिसमें अच्छे और बुरे का कुछ नहीं पता होता, ठीक है ना? हम आज अब बात करते हैं, टीनेजर में जब हम बात करते हैं, तो उनको लगता है हमें सब पता है, क्योंकि वो जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें आपके डिज़ायर्स, आपके पैशन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे। एक टाइम में आप हँस रहे हो, दूसरे टाइम में रो रहे हो। अगर आपका कहीं से ब्रेकअप हो गया, तो आप 10 दिन, 15 महीना उस चीज़ से उभर ही नहीं पाओगे। अगर हुँ। आपके पेरेंट्स ने कोई आपको बात बोल दी, आपको वो बात समझ ही नहीं आएगी। अगर वही बात कोई और इंसान आपको आके बोले, तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो उस स्टेज में पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। उनको ये लगता है कि अगर वाक़ई ही बच्चा मेरा किसी काम में जाएगा, है ना? एक तो हम बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं जाना, तुम्हारी एज छोटी है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो पेरेंट्स का प्यार आ जाता है कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ़ में इतना स्ट्रगल किया, मेरे बच्चे थोड़ा-सा ऐश कर लें, है ना? थोड़ा-सा पढ़ लें, कुछ अपनी लाइफ़ में देख लें। पेरेंट्स दूसरी सेंसिटिव बात ये, होते हैं कहीं न कहीं बच्चों को लेकर। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर हम आपके बारे में बात करें, अगर आपने अपना यूथ या अपना वो टीनेजर टाइम बहुत एन्जॉय किया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, आप घूमे-फिरे होंगे, मूवीज़ देखेंगी, है ना? अपने टाइम, जो वो वाला टाइम होता है, वो दोबारा वापस नहीं आता, तो पेरेंट्स को कहीं न कहीं ये लगता है कि ये टाइम बच्चा एन्जॉय कर ले। सेकंड, हम ये भी बोल सकते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। उसमें इतनी समझ है, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? हम बच्चों का इंप्रेशन ही पेरेंट्स के ऊपर ऐसा होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा पैम्पर ज़ोन में होते हैं। अगर खाना बेड पे मिल रहा है, पानी बेड पे मिल रहा है, हर चीज़ बेड पे मिल रहा है, और एकदम से वो आके बोले कि मैं पापा बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, तो आपको लगता है कि पेरेंट्स बोलेंगे, "हाँ, बच्चा जा, कर ले इन्वेस्टमेंट तू?" हुँ। नहीं बोलेंगे। तो वो कहीं न कहीं वो फ़ेज़ ही ऐसा-सा होता है, जहाँ पर दोनों को एक-दूसरे को समझना पड़ेगा। अगर तो वो वाक़ई ही टीनेजर 18 साल में जाके अपना काम शुरू करना चाहता है, तो उसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, इतनी सोच है, इतना मैच्योर है कि वो इन्वेस्टमेंट लगा सके। अगर वो वाक़ई इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने पेरेंट्स से बात करे जाके। हुँ, हुँ। इट्स मेजर ऑलवेज़ अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स। हम कैसे नई चीज़ें शुरू करते हैं। एज एक मैटर करती है कहीं न कहीं हमारे इंडिया में, पर जैसे हम बोलते हैं 18 प्लस हो गए तो हम मैच्योर हो जाते हैं। बट मैच्योरिटी एज के साथ नहीं आती है, आपकी सोच के साथ आती है। उसी तरह से अगर जैसे पेरेंट्स हैं, उनकी मैच्योरिटी भी एज के साथ नहीं आती है, उनकी सोच के साथ आती है। उनको कहीं न कहीं अपने बच्चों को मौका ज़रूर देना चाहिए। कहीं न कहीं चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट उनके एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं, तो अगर वो बिज़नेस या अपना करियर सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको कहीं न कहीं पेरेंट्स को हेल्प ज़रूर देनी चाहिए।
जितना कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना इस बात को लेकर, मैच्योरिटी को लेकर, है ना, मुझे लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि मैच्योरिटी एज के साथ नहीं आती है। मैंने 32 साल के पप्पू भी देखे हैं, 32 साल की एज है एंड उसका जो माइंड सेट है वो 19-20 साल के बच्चों वाला है। एंड मैंने ऐसे वैफ में ऐसे लोग भी हैं उनकी 19 साल एज है एंड उनमें 35 वाली मैच्योरिटी है। और मेरे को लगता है कि अगर बच्चे पप्पू रह जाते हैं ना तो उनमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो पता क्यों? क्योंकि जब आप बच्चों को ज्यादा संभाल के रखते हो, ज्यादा कैद करके रखते हो, है ना, आपको ज्यादा डर रहता है कि वो गलतियां ना करें। जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा तब तक उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी। जब तक आप उसको खुद के डिसीजन लेने के लिए आप उसको नहीं अलाउ करेंगे तब तक उसमें मैच्योरिटी नहीं आएगी। मैं एक जिंदा जागता एग्जांपल हूँ। मेरे फादर साहब ने मुझे मतलब बचपन से थोड़ा आजादी दी है, ठीक है। मैंने लाइफ में बहुत गलतियां की हैं, मैंने बहुत नुकसान किया है, फैमिली का बहुत लॉस किए हैं एंड आई थिंक उसी की वजह से आज मैं 28 साल की एज में 7 फिगर अर्नर हूँ। एंड मेरे साथ ही मेरे चाचा जी हैं, मेरे चाचा जी का बेटा साथ ही मुझे सुन रहा है इवन, एंड वो मेरी इक्वल एज का है, मेरी इक्वल एज का है। जो मेरे चाचा जी थे वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनल थे, बड़ा उनको संभाल संभाल के रखा। अगर उन्होंने मतलब 5 रुपए मांगने तो उनको 2 मिलने, मैं ऐसा था कि मेरे को मैंने 5 मांग ले तो मेरे को 10 मिलने, ठीक है। तो मतलब मुझे कभी भी नहीं रोका गया, तेरे को अकेले वहां नहीं जाना, वहां मैं कहीं भी जाता एंड उनको घर से नहीं निकलने देते। आज हमारी इक्वल एज है एंड डिफरेंस ये है कि जो माइंड सेट मैच्योरिटी उसका बहुत ज्यादा फर्क है। आज इवन मेरे चाचा जी का बेटा भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, बट जो माइंड सेट है, जो अचीवमेंट है, उसका बहुत बड़ा फर्क है। इवन आज वो मेरे साथ काम कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब उसको मैं डेवलप करूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चों पेरेंट्स को थोड़ा सा दिल रखना चाहिए, ठीक है, और अपने बच्चों को थोड़ा आजादी दो। वो गलतियां करेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी अच्छा करना है ना। तो अब बच्चों को आजादी देना भी एक रिस्क तो है, बट अगर वो उससे निकले तो बहुत कुछ बनेंगे वो। मुझे लगता है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम इतनी आज़ादी भी ना दें कि वो वापस ना आ पाएँ और इतना उनको अंदर भी ना रखें कि वो बाहर ना निकल पाएँ। सो हाँ, ये भी बैलेंस बात। होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनको समझोगे, उनको उतनी फ्रीडम दोगे, उतनी लिबर्टी दोगे कि वो अपना काम खुद कर पाएँ। जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे। तो उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, अपनी स्ट्रॉन्ग करके अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि ये आज मैं हूँ। अगर मैं आज अपनी बात करूँ तो मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मैं पवनदीप कौर हूँ और मेरी ये अचीवमेंट्स हैं। हम्म। मैंने 18 इयर्स के बाद ही काफ़ी कुछ करना शुरू कर दिया था। मेरा माइंड कभी एक जगह रुका ही नहीं है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स। मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा सपोर्ट की है मुझे। सो वो कहीं न कहीं हमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो वो कैसे बैलेंस बनाता है, ये दोनों तरफ से चाहिए। हम्म। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर 18 साल का हो गया है तो उसको अपनी लाइफ जीनी चाहिए, अपना करियर चूज़ करना चाहिए, अपने रिस्क फैक्टर खुद उठाने चाहिए। हम हमेशा उसको नहीं पे कर सकते हैं। आप उसको एजुकेशन के लिए पे कर दोगे, पूरी लाइफ के लिए नहीं पे करोगे। इट्स हिज़ टाइम नाउ टू प्रूव हिमसेल्फ, है ना? तो वो क्या करना चाहते हैं। उसी तरह से बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए लाइफ में। हर एक चीज़ का बैलेंस ज़रूरी होता है। बात करने के लिए बैलेंस चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए बैलेंस चाहिए। हम ज़ोर से बात नहीं कर सकते हैं किसी के पास जाके। हम्म। हम वही बात प्यार से समझाएँगे तो वो समझ आएँगे। सो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये बैलेंस है जो हम लैक करते हैं बिटवीन द रिलेशनशिप। देखो अगर हम तो या तो देखा जाए, या तो हम ज्यादा ही बच्चों को पिंजरे में रखते हैं, है ना, तो या हम ज्यादा ही आजादी दे देते हैं। तो दोनों का अगर बैलेंस हो के हम उनको आजादी भी दें, उनका ध्यान भी रखें, तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो सकती है। हाँ जी, अ, बिल्कुल। मैं यहाँ पे ना दो चार चीजें, दो चार पॉइंट्स हैं जो फाइनेंसेस के साथ रिलेटेड है या फिर ग्रोथ के साथ रिलेटेड है। अगर देखा जाए, हम सब लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर और हमारे इंडियन कल्चर में, ईस्टर्न कल्चर में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, सोच का फर्क है। असल में देखो, सोच का ही मुझे लगता है फर्क है, क्योंकि आप सोशियोलॉजी में आपने पीएचडी किया, आप सोसाइटी को देख रहे हो। राइट। वेस्टर्न कंट्रीज में 18 साल की एज में लोग मिलियनर बन जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चे, उनका सोच, उनका सोचने का तरीका, हालांकि स्कूल जाना वो लेट शुरू करते हैं, 5 या 6 साल की एज में स्कूल भेजते हैं बच्चों को पेरेंट्स, राइट। लेकिन बच्चों को ये पता होता है कि घर में अगर कोई आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ग्रीट कैसे करना है।
हाय हेलो कैसे करनी है, नमस्ते सत श्री अकाल कैसे करना है, जो अपनी लैंग्वेज में वो जैसे मर्जी करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और ही सिखाते हैं कि कहीं अब देखो बाहर, अच्छा अंकल आए उनको कह दो है ही नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, राइट। हम अपने बच्चों को ये सिखा देते हैं कि नहीं, अच्छा झूठ बोलना कैसे सिखा देते हैं, हम खुद सिखा देते हैं, फिर बाद में कहते हैं जब बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं तो हम कहते हैं यार हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, हमसे झूठ बोलता है, राइट। फिर करियर की बात आती है, जब वो बड़ा होता है तो वो चीजें जो बचपन में सीखी होती हैं वही आगे बढ़ती जाती हैं। मुझे लगता है वैल्यूज की कमी बहुत है यहाँ पे, पेरेंट्स की गलती निकालना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने बचपन से मुझे वैल्यू सिखाई है, राइट, कि वे वैल्यूज में कैसे रहना है, राइट, कि झूठ नहीं बोलना, तो उन्होंने भी मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोला, राइट। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम झूठ बोलते रहे और हमारे बच्चे ना बोलें। हाँ, अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसे होती हैं, हम बताने में कुछ और होते हैं और करने में कुछ और होते हैं, राइट। जैसे आपने बात की, मैंने स्टार्टिंग में एक बात की कि एक क्ले की तरह बच्चे होते हैं, जैसे मोल्ड करोगे वैसे बन जाएंगे। हम झूठ बोलेंगे, बताएंगे कि ऐसे झूठ बोलते हैं, तो वो वैसे ही झूठ बोलेंगे, और हमें भी झूठ बोलेंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, हमने प्रो है ना? बना दिया उनको। हाँ, बिल्कुल हम बना देते हैं, क्योंकि ये चीजें घर से ही शुरू होती हैं। राइट। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने गई थी अपने बेटे की, तो उन्होंने ये बताया था कि 99% जो चीजें हैं वो हमारी फैमिली से आती हैं। 1% जो है वो हम स्कूल से सीखते हैं। स्कूल में हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं? 5 to 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स, डिपेंड करता है। हर एक टीचर आती है, अपना पढ़ाती है और चले जाती है। हम वहाँ पर सर्कल बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर पर ही होते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, खाने से लेकर हर काम करने तक, हम पाठ कर रहे हैं, जितने भी वर्शिप करते हैं अलग-अलग तरीके से। सो वो सोच हमारे घर से ही बनती है। सो ये कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, ये सब चीज़ों करने के लिए। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा-सा समझना चाहिए। मैं भी एक मदर हूँ, और मैं भी बहुत चीज़ें सोचती हूँ इन चीज़ों को लेकर कि मेरे से कभी ऐसा कुछ गलत ना हो जाए कि बच्चा मुझे आके बोले कि आपने मम्मा ये इस टाइम पे गलत बोला था। है ना? तो इन सब चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ईज़ी नहीं है, बिल्कुल ईज़ी नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ ही वैसी सेट हुई हुई हैं। हमारी कई बार तो सुबह भी झूठ से शुरू होती है। आज जल्दी उठा नहीं गया तो एक बहाना बना लेते हैं। टाइम पर पहुँचा नहीं गया, बहाना बना लेते हैं। बच्चों को समझ नहीं पाए तो बहाना बना लेते हैं, है ना? आज मैं ठीक नहीं फ़ील कर रहा बेटा, हम कल बात करते हैं। बच्चा रोज़ उस चीज़ की वेट कर रहा है, आज पापा का मूड ठीक होगा हम बात करेंगे, या आज मम्मा का मूड ठीक होगा हम बात करेंगे। क्यों? हमारी वैल्यूज़ लड़कों और लड़कियों को लेकर भी अलग-अलग आ जाती है। फैक्ट। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग लड़कियों को नहीं समझ पाते, उनकी चीज़ों को नहीं समझ पाते, उनको अपफ्रंट में नहीं आना देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि उनकी सोच रहती है कि मतलब लड़की है, शादी कर दो, बस ठीक है। ऐसा क्यों है? लड़कियाँ काम क्यों नहीं कर सकती हैं? मुझे नहीं लगता, अगर मैं आज इस स्टेज पे आकर इतनी सारी बातें कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है मेरे से आगे भी लड़कियाँ, और इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी भी यही माइंडसेट लेकर चल रहे हैं। मेरी काफ़ी रीड्स ऐसी-सी हैं जो बोलती हैं, "मैम आप बात करो हमारे पापा से, पापा मान नहीं रहे हैं।" पापा क्यों मान नहीं रहे हैं? कि नहीं, अगर लड़का होता तो फिर हम सोच लेते हैं, लड़की है तो नहीं, हमें लग रहा है डर। वो इनसिक्योरिटी माइंड्स में क्यों आ रही है? ऐसी चीज़ें हम क्यों सोच रहे हैं? मुझे आज तक यही समझ नहीं आई है कि लड़का और लड़की में जेंडर डिफरेंस के अलावा और बात क्या हो सकती है? कहीं ना खाना कहीं दोनों ही खा रहे हैं। ये तो नहीं हो रहा कि हम अपने बच्चों को सामने कह देते हैं, मुझे लगता है कि नहीं मेरी बेटी नहीं, लड़की है तो नहीं कर पाएगी, और उसके दिमाग के अंदर ये इंसेप्ट कर दिया कि मैं लड़की हूं और मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हम लड़कियों को बोलते हैं कि नहीं यार तुम नहीं कर पाओगे। लेट नाइट लड़का बाहर रह सकता है, लड़की बाहर नहीं रह सकती है ना? वो इनसिक्योर उसके लिए फ़ील करे, लड़कों के लिए फ़ील नहीं करते हैं। खाना तो दोनों ही इक्वल खा रहे हैं, अगर 2 चपाती वो खा रहे हैं, तो 2 वही खा रहे हैं। दोनों की सोच वैसे ही बिल्ड होती है, हर चीज़ वैसे नरिशमेंट होती है, बट सोच का क्यों फ़र्क है? बिल्कुल सही पेरेंट्स बात। को क्यों नहीं लगता कि हमारी लड़कियों में ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं? मैं रात को आई वाज़ रीडिंग अ पेपर, उसमें था कि ओल्ड एज होम की बात कर रहे थे। जितनी भी ओल्ड एज होम की बात करते हैं, वो लड़कों के साथ लिंक होते हैं कि लड़के सँभाल नहीं पाते हैं। हम्म। कभी ये देखा है कि लड़कियाँ ने अपने पेरेंट्स को नहीं सँभाला? वो शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके पूछते हैं कि आप ठीक हो? ज़रूरत है, हम आ जाते हैं। लड़कों ने कभी पूछा है? वो उनकी अपनी एक फैमिली आ जाती है, एक अपना माइंडसेट आ जाता है। राइट।
सो इन चीजों के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं और बात करना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स लड़कियों को अक्सर बोलते हैं कि तेरे को काम करने की क्या ज़रूरत है, जब मैं या बैठा हूँ, ठीक है? तेरे को क्या करने हैं पैसे? क्या उसके भी तो ड्रीम्स हो सकते हैं ना? मतलब लड़कियों को माना जाता है कि चलो अभी मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, कल इसकी शादी हो जाएगी, फिर इसका हस्बैंड होगा, तो इसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल 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 सही तो बात कह रहे अब हैं। जैसे अगर अगर लड़का सोचता है कि मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, मैं अपने फादर से पैसे ना मांगूं, तो लड़की भी तो ऐसे सोच सकती है ना कि मैं भी इंडिपेंडेंट बनूं। भाई मैं अभी अपने फादर से ना मांगूं, कल को अपने हस्बैंड से ना मांगूं, मेरे को जो चाहिए होगा, मेरे बच्चों को जो चाहिए होगा, मैं अपने हस्बैंड से ना मांगूं, मैं अपने खुद के पैसे से चीजें करूं। वो भी तो ह्यूमन है ना, सिर्फ जेंडर का ही फर्क है। बिल्कुल लड़कियां जो भी आगे आना चाहती है, पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल और सपोर्ट करना चाहिए उनको। मुझे लगता है एक ज्यादा एफर्ट देना चाहिए लड़कियों को समझने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में उनको आगे लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस बिजनेस जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा इनकरेज करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है इन सब चीजों को लेकर, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट पेरेंट्स के माइंड में होना चाहिए कि लड़कियों को नहीं काम करना चाहिए, या लड़कियों को नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आना चाहिए, या उनको आगे आके बिजनेस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जॉब से ज्यादा बिजनेस सिक्योर होता है। जॉब में आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, वो आपको सप्रेस कर रहा है, बहुत सारी चीजें आपको सुननी पड़ती हैं, ना चाहकर भी आपको वहां पर काम करना पड़ता है। वही 9 to 5 वाली जॉब की बात आ जाती है, कितना काम करोगे आप। तो बेस्ट यही है कि पेरेंट्स उनको समझे, उनको टाइम दे, उनकी बातों को समझे, उनकी सोच को, उनकी आइडियोलॉजी को अडेप्ट करें कि नहीं, ये काम कर सकती है। राइट, पवन में मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा आपकी इस बात में। आपने नेटवर्क मार्केटिंग की बात की है। असल में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो पेरेंट्स है ना, मतलब वो आज भी वही सोच लेके घूम रहे हैं जो आज से 15 साल 20 साल पहले की नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी ना। वो आज भी उसी नेटवर्क मार्केटिंग में फंसे हुए हैं। आज चीजें बहुत बदल चुकी है ना, हम कनेक्टिविटी की दुनिया में हैं, इंडिया में 4G आ गया, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। आज यहाँ पे हम करीब करीब 1000 से ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के, एंड वो 1000 लोग भी अपने अपने घरों में बैठे हैं। आज से 10 साल पहले वाली नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता था। वहां 1000 लोगों को अगर आपने कुछ भी बताना है, समझाना है, तो आप एक पैलेस बुक करते थे, वहां 1000 लोग ट्रेवल करके आते थे, वहां चीजें होती थी, है ना। मतलब बाहर निकलना पड़ता था आपको घर से, सीखने ट्रेनिंग्स के लिए भी, आपको अपने बिजनेस को लेकर बात करनी है वो भी निकलना पड़ता था ना। तो आज चीजें बदल चुकी है। पेरेंट्स आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को वैसे ही समझ रहे हैं, यार ये तो वही चेन बनाने वाला काम, बंदे जोड़ने वाला काम, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेगी, घर घर जाके सामान बेचना है कंधे पे बैग डाल के। हाँ जी जैसल साहब। इसमें ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा मैं उन सब पेरेंट्स से जो ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों के घर जाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे एमबीए लोग देखे हैं जो एमबीए की डिग्री करने पॉइंट। के बाद घर पे जा जाके वो पता नहीं जीके की किताबें बेचते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे नर्सिस को देखा। अब नर्सिस यार नोबल प्रोफेशन है यार, वो बेचारी जून जुलाई अगस्त के महीने में, यानी शिखर दोपहर में जब सिर यानी सूरज सिर के ऊपर होता है, वो एक डब्बा लेके पोलियो के ड्रॉप्स, अब सबको पता है पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने होते हैं बच्चों को, यार उनको क्यों भेजा जाता है लोगों के घर में बेल बजा के कि वो जाएं, आपने पोलियो की ड्रॉप्स पिला दी, क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं? क्यों जाती हैं वो? दैट इज देयर प्रोफेशन। उसके लिए उनको सैलरी भी मिल रही है, वो उनका काम है। राइट, कितने सारे मैंने देखे हैं कि आप कोई भी प्रोफेशन कर लो, अब बैंकर्स ही लगा लो, अब बैंक बैंकिंग कितना नोबल प्रोफेशन है। अकाउंट खुलवाना हो ना आज के टाइम पे, बैंक वाले भागे भागे आएंगे, वो आपके घर तक आएंगे। राइट, आपको जाना नहीं पड़ता बैंक। बैंक उनको फोन, उनको पता लग गया ना कि जैसे हमने जब वैफ एंटरप्रेन्योर को रजिस्टर कराया था, तो मुझे 10 फोन आ गए, आईसीआईसी से आ गया, एक्सिस से आ गया, एचडीएफसी से आ गया, सर अकाउंट खुलवा लो, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। राइट, तो मैंने तो उनको कहा भी नहीं कि मैंने खुलवाना है, उनको पता है कि भाई कंपनी खोली है तो अकाउंट तो खुलवाएंगे। राइट, मेरे से खुलवाओ, मैं आपको ये देता हूँ, घर पे आके सर्विस दे रहे हैं। यार वो भी तो जॉब कर रहे हैं। राइट, लेकिन जब आती है अपने बिजनेस की बात, जब आती है अपने करियर की बात, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से पहले एक क्लिनिक सेटअप किया था। हेल्थ एंड वेलनेस का क्लिनिक था, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का क्लिनिक था।
मैं खुद लोगों के घर में जा जाके पैम्फलेटिंग करवाता था, एक साथ में बंदा लेकर जाता था, उसे कहता था वो एरिया है वहां पे जाके पैम्फलेटिंग कर दे, वो एरिया वहां पे जाके एडवर्टाइजमेंट करना है यार, अपने बिजनेस का प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे ग्रो करेंगे। लेकिन अब तो हमने सिस्टम भी बदल दिया, अब तो सब कुछ मोबाइल फोन से हो गया, राइट। ये इनोवेशन लेकर आए, फिर भी लोगों को लगता है इनसिक्योरिटी है। असल में मुझे एक फैक्टर लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है लोगों के पास। करेक्ट। इसी कारण उनको लगता है कि जॉब सिक्योर है, जॉब में कुछ नहीं करना होता, राइट। लेकिन बिजनेस में सब कुछ करना होता है। अरे भाई, जो बंदा जॉब कर रहा है वो भी तो किसी के बिजनेस में ही कर रहा है, और बिजनेस मैन उसको क्यों तनख्वाह दे रहा है, क्योंकि जो काम वो खुद नहीं करना चाहता वो अपने एम्प्लॉय से करवाता है, और इतना करवाता है कि उसका खून भी पी जाता है, चूस लेता है सब, बिल्कुल उसको ऐसे बना देता है, राइट। लेकिन क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। तो पवन, क्या आपको नहीं लगता कि आज के टाइम पे सोसाइटी में अगर हमने लोगों को ग्रो करना है तो हमें बच्चों को बेसिक लेवल से, शुरुआती दौर से उनके साथ फाइनेंसेस की बात करनी चाहिए, उनके साथ पैसों को लेकर बात करनी चाहिए, घर के एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैसे होता है, घर कैसे चलता है, उनको सिखाना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप भी अपनी लाइफ में कुछ करो, और चाहे जॉब करो, चाहे इंटर्नशिप करो, कुछ काम सीखो, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन भी लो। आप क्या कहना चाहोगे इस पे? हमारा रिलेशन कितना स्ट्रांग है पेरेंट्स के साथ, ये सब चीजें डिपेंड करता है। हम बच्चे काफी डिमांड्स रखते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और कई बार पेरेंट्स बात ही नहीं कर पाते उस चीजों को लेकर। वो अंदर ही अंदर ये सोचते कि मैं ये चीज भी नहीं पूरी कर पाऊंगा, मेरे बच्चे ने आज मेरे से ये चीज मांग ली, मैं ये भी नहीं चीज पूरी कर पाऊंगा। अगर हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं तो बच्चों को ऑलरेडी पता ही होता है कि मेरे पेरेंट्स में इतनी कैपेबिलिटीज हैं या इतनी एबिलिटीज हैं, वो इतना ही खर्चा कर पाएंगे, या हमारा बजट इतना ही है ना, तो उसमें ही हमें गुजारा करना पड़ेगा। हम कब नए कपड़े लेंगे, या कब हम ग्रोसरी लेंगे, कब हम कैसी चीजें लेंगे, है ना, तो उनका वो बजट सेट होता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उन बच्चों को ये रियलाइज कराना चाहिए कि नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं कि हमारे फाइनेंसेस ये हैं, है ना, अगर हमारे पास महीने में मैं अगर इतना अर्न कर रहा हूँ तो इतनी मेरी सेविंग है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तुम बताओ तुम आगे क्या करना चाहते हो। अगर हम करियर की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, बाकी सब चीजों की बात करते हैं, ये सारी चीजें कलेक्टिव है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करने से ही होती हैं। अगर पेरेंट्स बात करते हैं कि नहीं आज हम फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, स्कूल में भी नहीं बात करते, है ना। स्कूल में हमारे 10th तक तो मैथमेटिक्स ही चलते हैं, वही फॉर्मूला से चलते हैं। उसके बाद अगर आप कॉमर्स की लाइन में आ जाते हो तो उसमें मार्केटिंग की बात करते हैं, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं कि ये वाले फाइनेंसेस होते हैं, इसे आप अगर ऐसे सॉर्ट आउट करोगे तो ये तुम्हारा बजट रहेगा। तो पेरेंट्स को भी ये चीज घर से ही शुरू करनी चाहिए। मैंने कितनी बार इकबाल सर को देखा है अपने बेटे के साथ बात करते हुए कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो, है ना, तो वो बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आना है, मैंने वैफ को ही ज्वाइन करना है ना। तो वो छोटी छोटी जो वैल्यूज हैं वो घर से ही शुरू होती हैं। अगर वो देखेगा आज मेरे पापा काम कर रहे हैं, आज मेरे पापा मर्सिडीज या BMW ले रहे हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी ये होगी मैं बड़ा होकर ये काम करूं और मेरी यही चीजें आए, मेरी ये फाइनेंसेस है, अगर मेरे पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर सके तो आगे मैं भी ये चीजें अपने बच्चों को दूं। पेरेंट्स को भी बात करनी चाहिए, बच्चों को भी बात करनी चाहिए। आप मुझे बताओ पापा, अगर मैं आगे काम करना चाहता हूँ तो मुझे मंथली कितना कमाना होगा कि मैं अपनी रिसोर्सेज पूरी कर सकूं, मैं अपनी फैमिली को संभाल सकूं, या मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। करेक्ट। बच्चे कितना करते हैं पेरेंट्स के लिए, अगर हम बात करना चाहें, उनके भी ड्रीम्स बहुत ज्यादा होते हैं कि मैं अपनी मदर को कोई ड्रीम डेस्टिनेशन में लेकर जाऊं, या मैं अपने फादर को, एक छोटी सी बात है, प्लेन में ही बिठा सकूं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मिडिल ये वो क्लास नॉर्मल फैमिली में बैठनी होती है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में जहां से हम आते हैं, जहां से हम बात करते हैं, लोगों को यही नहीं पता कि प्लेन में बैठना कहाँ पर है, टिकट कहाँ से लेनी है, काउंटर कहाँ पर है, जाना कहाँ पर है, हम ऊपर उड़ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो एड अप करती हैं लाइफ में। लोगों को ना, यानी कॉलेज जाने वाले लोगों को ना ये नहीं पता होता कि जो चेक बुक होती है ना, वो चेक कैसे भरते हैं, हाँ बैंक राइट। में जाके कैश विड्रॉ कैसे करते हैं, राइट। तो नहीं, ये चीजें जरूर आनी चाहिए, ये पेरेंट्स को जरूर बताना चाहिए, उनको साथ लेकर जाना चाहिए कि नहीं, अगर बैंक है तो बैंक में विड्रॉ कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, चेक कैसे फिल करना है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लर्न करनी चाहिए। मैंने अपने मुझे याद है कॉलेज डेज में ये सारी चीजें सीखी हैं।
मुझे मेरे फादर ने सब कुछ सिखाया है कि कैसे फिल करना है। वो काफ़ी टाइम टूरिंग में होते थे और मैं उनकी हर चीज़ सँभालती थी। कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे फॉरवर्ड करना है। ही यूज्ड टू कॉल मी बाहर से कि बेटा ये काम कर देना। तो अगर मैं एक लड़की होके ये चीज़ें सीख सकती हूँ, अगर वो मुझे ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, तो बाकी पेरेंट्स क्यों नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। और हाँ, मुझे लगता है कि इकबाल जी, अभी प्रॉब्लम्स तो देखो कभी खत्म नहीं होती, बिल्कुल, बिल्कुल, कभी नहीं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें कि एक ओवरऑल अगर एक अच्छी सोसाइटी, अगर अपने बच्चों को हम चाहते हैं कि वो ग्रो करें, या ये जो गैप था उसको अब खत्म करने के लिए सॉल्यूशन क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू यू, जिससे हम एक अच्छी सोसाइटी बना सके, बच्चों को डेवलप कर सके और ये गैप को भी कम कम कर सके। तो आपके हिसाब से कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए? हाँ, जब हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, अ, सोसाइटी को हम बनाते हैं, सोसाइटी हमें नहीं बनाती। राइट। जितनी सारी चीज़ें भी हम सोसाइटी में कर रहे हैं, वो हमारे से ही चीज़ें हैं। अगर आप फैमिली की बात करते हो, फैमिली हम बनाते हैं, सोसाइटी हमारी आके फैमिली नहीं बनाती है। पेरेंट्स और बच्चों का जो रिलेशनशिप है, वो उन्होंने ही बनाना है, सोसाइटी ने आके नहीं बनाना है। लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे कहेंगे, अगर उनका काम भी आप खुद करोगे, तो वो क्या करेंगे? लोगों का काम कहना, वो कहते ही रहेंगे। अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं है, तो उन्होंने फिर भी कमेंट कर देना, अगर अच्छा है, तब भी कमेंट करना। आज का अगर आपका बच्चा 1 या 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तब भी वो खुश नहीं होंगे। तब भी आपको कहीं न कहीं सुना देंगे, पता नहीं क्या कर रहा है, वो इतने पैसे कमा रहा है। या कुछ और तो नहीं हो रहा। तो हमें ये चाहिए कि हम अपना रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे समझ सकते हैं, पेरेंट्स कैसे समझा सकते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स को किस 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 चीज़ के लिए इनकरेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं करियर को लेकर, उनको बात करनी चाहिए, उनको उनके पास बैठना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मैं ये सोच रहा हूँ पापा, ये मम्मा मैं सोच रहा हूँ, मेरे ये 5 साल का प्लान ये है कि आप मेरी हेल्प करोगे? आप इस चीज़ को समझ पाओगे? अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उनको फिर भी समझाओ। कोई करियर काउंसलर के पास लेकर जाओ, उनको अपनी चीज़ें बताओ, क्योंकि हर एक पेरेंट एजुकेटेड नहीं है। सबकी एजुकेशन अलग-अलग है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर एक पेरेंट्स मास्टर्स हो या ग्रेजुएट हो या उनमें वो सारी चीज़ें हो कि वो बच्चों को समझ पाएँ। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी पेरेंट्स की एजुकेशन ही +2 होती है। या वो 10th तक पढ़े होते हैं, तो उनको किस तरह से समझाना है वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, और मैं पेरेंट्स को भी एनकरेज करूँगी, आई रियली रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ जाके टाइम स्पेंड कीजिए। प्लीज़ उनसे पूछिए, उनके ऊपर मत पैसे लगाइए, उनके अंदर पैसे लगाइए। अपना टाइम उनके पास इन्वेस्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्या तुम करना चाहते हो? तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी फेवरेट मूवी ही क्या है? यही नहीं पता होता पेरेंट्स को कि मेरे बच्चों को खाने में क्या अच्छा लगता है, उसको पहनना क्या अच्छा लगता है, उसको गेम कौन-सी पसंद है। तो पेरेंट्स को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वीकेंड्स पे उनको बाहर लेकर जाओ। एक फैमिली डिनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इकट्ठे खाना ही खा रहे हैं ना, वो भी रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो दोनों तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा। अगर किसी को पर्सनल कोई भी क्वेरी है या कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए, आई एम ऑलवेज़ देयर। तो आई होप कि ये जितना भी सेशन है इट्स स्ट्रांग इनफ कि उनको समझ लग गई है, जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं, जितनी भी उनकी माइंड में इश्यूज चल रहे हैं या प्रॉब्लम चल रहे हैं, हमने काफी हद तक कोशिश की है इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए एंड इट्स ऑन यू। थैंक यू सो मच पवन मैम। एंड मैं ना इसमें मेरा भी पेरेंट्स को एक छोटा सा सजेशन है कि पेरेंट्स को ना अपनी सोच को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो आज की दुनिया है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। अगर हम वहीं अटके रहेंगे आज से 20-25 साल पहले, है ना, जैसे आज से कुछ साल पहले चले जाओ, कभी टाइम था कि मार्केट में नोकिया का फोन सबसे बेस्ट होता था, कभी समय था ना। अगर कोई बंदा वहीं रुक गया था और वो आज मार्केट में बोल रहा है कि यार नोकिया का फोन सबसे बेस्ट है, तो कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ होगी, गलत हो जाएगा, सामने वाले को लगेगा कि यार नहीं यार ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो जॉब करके पैसे कमाने वाला तरीका बहुत पुराना है। तो आज बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके साथ जॉब से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जॉब से ज्यादा रिस्पेक्ट कमाई जा सकती है, जॉब से बेटर लाइफ जी जा सकती है, राइट।
तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर पेरेंट्स को अपनी जो परसेप्शन है वो बदलनी चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए। वो नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ा हल्के में लेते नहीं, ऐसे वैसे काम नहीं चलते होते, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है। पॉजिटिव साइड देखो, आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, मैं लास्ट 7 ईयर से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। एंड अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज एजुकेशन है सिर्फ वही लाइफ बना सकती है, तो एक बहुत बड़ा वहम है। आई एम ए +2 ड्रॉप आउट गाय, मैं कभी कॉलेज नहीं गया, राइट। आज मैं 10 लाख पर मंथ वाइट मनी अर्न करता हूँ। एंड आज मेरे वैफ में MBA वाले भी हैं, PhD वाले भी हैं, BTech वाले भी हैं, हर तरह के लोग हैं। आप मुझे बताएं, BMW कैसा ब्रांड है? अच्छी कंपनी है। BMW में जो बंदा जॉब करता होगा, प्राउड से बताता होगा ना, उसके पेरेंट्स भी प्राउड से बताते होंगे कि हमारा बेटा जी BMW में जॉब करता है। अब जो BMW में जॉब करता होगा, उसने कम से कम MBA तो की होगी ना। एंड मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पावर बताता हूँ। आई एम ए कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल भी ड्रॉप आउट, मैं +2 बीच में छोड़ा है, कॉलेज में कभी गया ही नहीं। एंड मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरे को BMW 5 सीरीज मैं नई प्लान कर रहा हूँ। मैंने BMW की वेबसाइट पे जाके टेस्ट ड्राइव के लिए फॉर्म फिल किया। मेरे को कॉल आती है उनकी, राइट, कि सर आपको कब टेस्ट ड्राइव चाहिए और आप अपना घर का एड्रेस बताओ। +2 ड्रॉप आउट बंदे को MBA वाला गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देने आएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पावर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट। जैसे एजुकेशन अब कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो फेक हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में ही है, कॉलेज वैसे है ही नहीं है, और वो पैसे लेके लोगों को डिग्रियां देते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब फ्रॉड फेक कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। बड़ी सारी चीजें इधर उधर हो रही हैं। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जहां पे वाकई बच्चों का अच्छा भविष्य बन रहा है। अब आप किसकी तरफ देखोगे, अच्छे कॉलेजेस की तरफ या जो फेक फ्रॉड है? तो ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी चोर कंपनीज भी हैं, फेक कंपनीज भी हैं, बहुत सारी गुड कंपनीज भी हैं जिनका प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है और वो बड़ी रेपुटेटेड कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं। एंड वहां पे जो भी लोग एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उन्होंने अपना बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया एंड आज वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो वैफ एंटरप्रेन्योर फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएटेड है। एंड जितने भी पेरेंट्स इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, foreverliving.com पे जाओ, अब चेक करो, अमेरिकन ब्रांड है, 42-year-old कंपनी है ना। तो मतलब दुनिया में बहुत कुछ अच्छा भी है, हमें पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। तो आने वाले टाइम में आप देखना कि टीचर्स भी सजेस्ट किया करेंगे बच्चों को, क्योंकि सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग आ गया है। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में सिलेबस पे नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट आ चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट आ चुका है। गवर्नमेंट भी मतलब परेशान है क्योंकि जॉब्स है नहीं है, एंड जॉब्स लेने वाले बहुत ज्यादा है, जॉब्स देने वाले कम है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक बंदा करियर शुरू करके आगे बहुत सारे लोगों का करियर बना सकता है। मैंने शुरुआत की थी, आज वैफ में कितने सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो 22-23 साल की एज में भी 1-1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, उनको लगता है कि यार नहीं, तो ऐसे सिर्फ बातें ही हैं, ये तो फेक है, ये तो फ्रॉड है, क्योंकि उनको लगता है कि सोसाइटी में 40,000 कमाने के लिए बंदा तड़फ रहा है और वो पिछले 15 साल से 20 साल से काम कर रहा है, उसकी ये 40 साल हो चुकी है, वो 40,000 कमा रहा है, ये कहते हैं 22 साल का बच्चा 1 लाख कमा रहा है। कर्म क्योंकि का 22 फर्क, साल का जो बच्चा है, कर्म क्योंकि का जो 22 फर्क साल, है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो 22 साल का बच्चा है ना, उसने आज की टेक्नोलॉजी को समझा है, आज के सिस्टम को समझा है, राइट। जो कनेक्टिविटी की दुनिया है उसको समझा है, इंटरनेट की पावर को समझा है, वो तभी तो चीजें फास्ट कर पा रहा है। इवन आज हमारी इंडस्ट्री में भी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी लोग आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से 20 साल पहले किया करते थे। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यूथ क्यों बूम कर रहा है? क्योंकि वो इंटरनेट से फ्रेंडली है, स्मार्टफोन से फ्रेंडली हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। तो जितना भी यूथ हमारे साथ यहाँ पे है, तो इनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं सारे पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। जितना हम कॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं या जितना हम बच्चे को जॉब तक लेके जाने में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उतनी सपोर्ट बच्चे को इस बिजनेस में मिल जाए, मैं तो अगर आप अपने बच्चे के ऊपर इस बिजनेस में उसको डाल के 1 साल में 2.5 से 3 लाख भी खर्चा कर देना, ही शी विल बी 6 फिगर अर्नर। और एक और चीज इसमें कहना चाहूंगा कि डिग्री के साथ साथ में
आने वाले टाइम में डिग्री की वैल्यू 0 है जब तक बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है और माइंडसेट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो तो आप उसे यंग एज में अपॉर्चुनिटीज में जाने के लिए यानी उसे प्रेरित करें, सपोर्ट करें, क्योंकि यहां पर आके सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक रिच माइंडसेट बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनेगा, नॉलेज आएगी, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, बात कैसे करना है। लोगों को 30-30 40-40 साल तक भी पता नहीं लगता, जो यहां पर आके वो सीख सकते हैं दैट हाउ यू कैन डेवलप। आप अपनी स्पीच को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, नॉलेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं, रिचर्ड ब्रांसन हो गए, ग्रैंड कार्डन हो गए, डैन लॉक हो गए, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनसे सीखने का भी मौका मिलता है। आपको यहाँ पे 28 साल की एज में 10 लाख रुपए कमाने वाले इकबाल सिंह मल्ली से सीखने का मौका मिलेगा। जसप्रीत बराड़ 26 साल की एज में जो 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, जो अपनी खुद की ब्रांड न्यू मर्सिडीज C220 का खुद लेकर आए हैं, वो भी लॉकडाउन में जब लोगों की नौकरियां जा रही थी उस टाइम पर, राइट। उनसे सीखने का मौका मिलता है। आपको यादविंदर बराड़ से सीखने का मौका मिल रहा है, जो ऑलरेडी इतनी अच्छी फैमिली से आ रहे हैं कि वो काम ना भी करे फिर भी चलता है, राइट। लेकिन उनका एक विजन है कि मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं। आपको गुरसेवक जस्सल से सीखने का मौका मिल रहा है। 5 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस, 3-4 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस हो गया, और पता नहीं कितनी सारी चीजें की हैं, राइट। इतनी अलग अलग इंडस्ट्री से घूम कर आए हैं। आपको वैफ एंटरप्रेन्योर में इतने जबरदस्त लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि पवन जी, इन्होंने अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस लिया, हमने इनसे कितना कुछ सीखा है। एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप चैट बॉक्स में भी टाइप करके बताएं अगर आपको आज वैल्यू मिली और पवन मैम से कुछ सीखने का मौका मिला, राइट। आप चैट बॉक्स में बताएंगे कि इस पूरे सेशन को अटेंड करने के बाद आपके पेरेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आई नो वेरी वेल कि इतना सब करने के बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो स्टिल वहीं फंसे रहेंगे, एंड बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो इन बातों को एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे, राइट। तो पेरेंट्स की ये भी थोड़ी जिद होती है कि मतलब उनको लगता है कि बस जो पता है हमें ही पता है, तो हर जगह से सीखना चाहिए हमें। छोटा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के अच्छा फीडबैक आ रहा है, वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस सेशन को अटेंड करने के बाद। दोस्त, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, पूछ के यहाँ पे चैट करें। आप आपके पेरेंट्स को कैसा लगा ये सेशन, उनसे पूछ कर ये आप यहाँ पे टाइप करें। अगर अगर किसी के पेरेंट्स ने वो ऐसे बोला है कि नहीं नहीं यार ये तो ऐसी बातें हैं, तो वो भी लिखिए आप, हमें पता तो चले ना। माई पेरेंट्स एक्सेप्टेड, अमेजिंग, बहुत कुछ सीखने को मिला, अमेजिंग, रेडी, बहुत अच्छा लगा, पापा जी को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एट द एंड में कुछ वर्ड्स इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखो, एट द एंड हम सब ह्यूमन हैं, भले बच्चे हैं भले पेरेंट्स हैं, एंड ये पूरी दुनिया बिजनेस है, गिव एंड टेक है। मेरे फादर ने मेरी टीन एज में मेरे को बहुत कुछ दिया, मेरे लिए बहुत कुछ किया, मतलब मेरे को बहुत कुछ दिया, तो इसका मतलब आज मुझे भी लगता है कि यार आज मेरा टाइम है, एंड आज मैं उसका वापस देने की पूरी कोशिश करता हूँ, अपना बेस्ट देता हूँ, है ना। मतलब अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो आफ्टर दैट, देखो बच्चे हमेशा बच्चे तो नहीं रहने वाले, बच्चे भी कभी बड़े होंगे, एंड पेरेंट्स को ओल्ड एज में जाना है। आज क्या है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, आने वाले टाइम में क्या होगा, पेरेंट्स बच्चों पे डिपेंडेंट होंगे, ओल्ड एज में जाके ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा ना। तो अगर आज आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट देंगे, कल को आपके बच्चे भी आपके लिए बेस्ट देंगे, राइट। मेरे फादर साहब ने, जब मैं बिजनेस में था, स्ट्रगलिंग टाइम था, मेरे फादर साहब ने मुझे ये वर्ड तक बोल दिया था कि बेटा मुझे भले अपनी किडनी तक बेचनी पड़े, आई एम हेयर विथ यू। एंड मुझे बड़ा गर्व होता है, मुझे प्राउड है कि मेरे पास ऐसे फादर हैं, एंड उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे फादर कुछ ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ 8 पढ़े हैं, एंड उन्होंने एग्रीकल्चर किया, मतलब हमारी पुश्तों में कभी किसी ने कोई जॉब नहीं की थी, है ना। तो खेती करते थे, बट वो जितना भी जानते थे, समझते थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंड आज मैं उनको एक बहुत ही अच्छी लाइफ दे पा रहा हूँ उनकी उस सपोर्ट की वजह से। तो मैं कुछ मिनट्स के लिए अपने फादर को इनवाइट करना चाहूंगा, और क्योंकि उनका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है मेरे बिजनेस को लेकर, मेरे को लेकर, है ना, और उनसे भी कुछ एडवाइस लेते हैं कि पेरेंट्स के लिए उनके पास क्या एडवाइस है। पापा आप जरा आए हमारे साथ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, एंड आप
पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, एंड आपने मतलब जो भी मेरे लिए किया वो क्यों किया, क्या आपकी सोच थी, है ना, बहुत टफ टाइम्स में आप मेरे साथ खड़े रहे, तो आज उसके क्या रिजल्ट्स हैं, आप इस केयर पे आइए। नमस्कार सभी बहने भाइयों को। पंजाबी हिंदी मिक्स चलेगी। हाँ, मैं मतलब पढ़िया नहीं हूँ ना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स आए हुए हैं इस मीटिंग में, वो बहुत भाग्यशाली है। क्यों? उसके बच्चे छोटी उम्र में ही कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं। नहीं तो इसी उम्र में क्या करते हैं बच्चे, हम थोड़ा सा स्पष्टवादी है। मेरा दोस्ती भी मेरे बच्चे से इसीलिए थी, ये मेरा दोस्त था, मैं ये किसी लड़की के पीछे भी जाता था, मैं इसको समझाता था। अगर जे कोई और नशे वाले के पास जाता था, मैं फिर भी समझाता था भी वो बंदा नशा करता है, तुम नशे में फंस जाओगे। माँ जैसे कहा जाता था भी माँ बेटी का एक पर्दा, ऐसे बाप बेटे का भी एक पर्दा होता है। अगर जो बेटा गलत दिशा पर जाता था, उसको समझाएगा कौन? जो तो दूसरा वो तो वह कहेगा भी ये और फंस जाए और फंस जाए। सबसे अच्छा दोस्त होता है बाप, जो अपने बेटे का कभी भी बुरा नहीं कर सकता। दोस्त बुरा कर सकता है, चाचा बुरा कर सकता है, चाची बुरी कर सकती है, सभी, लेकिन जरा बाप और कभी बेटे का बुरा नहीं कर सकता। सबसे अच्छा दोस्त होता है बाप। जरा बाप बेटे का दोस्ती वाला रिश्ता है, बहुत जरूरी है। मेरी समझ के मुताबिक अगर किसी को अच्छा ना लगे तो मैं सॉरी मानता हूँ। तो बाकी जी सपोर्ट की बात है, हम बच्चे को क्या मालूम जवानी क्या होती है, तो जवान को क्या मालूम बुढ़ापा क्या होता है, तो बुढ़े को क्या मालूम मौत क्या होती है। ये तो जब उसकी बिछड़ी गुजरेगा तभी पता चलेगा ना। तो जे हम बच्चे की आपस सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपा कल को बूढ़े होना है तो उसने जवान होना है, तो फिर जो आपा नहीं किया तो वो भी नहीं करेगा, तो जो आपा करेंगे तो वो भी हमारे लिए करेगा। हूँ मैं इतने प्राउड से कह सकता हूँ कि मैं इकबाल का डैडी हूँ, मेनू मान आ फकर है। तो मैंने इसके पीछे बहुत मतलब सपोर्ट की। कभी कभी ये दिल छोड़ जाता था, मैं कहता कोई बात नहीं इकबाल सिंह, तेरे पीछे हमको किडनी भी बेचना पड़ा ना तो मैं बेच दूंगा, 5-7 लाख की तो किडनी बेच जाती है ना, तो मैं तेरी वो भी सपोर्ट कर दूंगा, मैं किडनी से चली जाऊंगा। तो आज मुझे इतना प्राउड है कि मेरा बेटा मतलब गलत हरकतों से बच के इतनी छोटी उम्र में 10-10 लाख रुपया महीना कमाने लगा। जब 10 लाख का इसको मैसेज आता था आके मेनू मैसेज करता तो मेरा किलो खून बढ़ जाता। मेरे बेटे को जो ईमेल पे मैसेज आया भी, तेरी सैलरी इतनी है, तो फिर मैं फुले फुले अपने दोस्तों को भी दिखाता हूँ कि मेरा बेटा आज 10 लाख का उसको मैसेज आ गया, उसके महीने का 10 लाख से मतलब कमीशन आया, पे आ गया। इसलिए मैं सभी माँ बाप को बोलता हूँ कि बच्चों को सपोर्ट करो। ये वैफ एक एहो जी मतलब कंपनी है जो इसमें आएगा ना, जैसे वो आप कह रहे सात संगत में जाने में कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, तो मैं ये भी कहता हूँ जो वैफ में आ गया ना तो उसके भी कई जन्मों मतलब कई पुस्तों आने वाली पुस्तों की भी गरीबी खत्म हो जाती है जो वैफ में आके काम करेगा। तो यहाँ कोई गलत गाइड नहीं किया जाता, कोई बुरे काम को छुड़वाया जाता है, लगाया नहीं जाता। तो मेरे सारे पेरेंट्स को बेनती है भी आपको अपने बच्चों की सपोर्ट करें। अगर जे भाई मेरे कहने से किसी के मन को तकलीफ हो तो हम सॉरी मांगते हैं। सत श्री अकाल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू जी। एंड मैं यही कहूंगा कि अगर आज आप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करेंगे, आपके बच्चे भी आपके ऊपर विश्वास करें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट ऐसे यहाँ पे बैठे होंगे जो ये कहेंगे कि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। अगर आज आप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे तो वो आपके बच्चे अपने ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर आज इकबाल सिंह मल्लिक यहाँ पर बैठे हैं तो सबसे बड़ा हाथ उनके फादर का है, क्योंकि उनके फादर ने उनको ये गलत सही और गलत के बीच में फर्क दिखाया। उनके फादर ने इकबाल सर को एक्सपीरियंस करना सिखाया, करने दिया कि भाई जाके देख कुछ तो सीखेगा।
यार दुनिया में अगर सबसे बड़ी चीज कुछ ना, वो सीखना, क्योंकि सीख कर कुछ भी किया जा सकता है, राइट। आइंस्टाइन भी ऊपर से पैदा होकर नहीं आया था, यहाँ पर आके सीखा, राइट। तो आप सब लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। आप अपने बच्चों को कुछ फ्रीडम दें कि वो अपने करियर को खुद अपने पैरों से, अपने हाथों से बना सके, चल सके, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके, क्योंकि और आने जब यहाँ पे मैं एक थोड़ा बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि देखो, अगर मेरे फादर साहब ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैंने भी, मतलब मुझे ये रहता था कि यार मेरे को ट्रैक पे रहना है, अपने काम पे फोकस रखना है, एंड मैंने उनको प्राउड फील करवाना है ना। अब ये मीटिंग देखने के बाद मे भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। तो राइट, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपको भी अपनी जी जान लगा देनी है। कल को ये ना हो कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स का सर झुके, आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार बोलें क्यों बना लिया बिजनेसमैन इसको, ऐसी बातें ना सुनने को मिले। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, आपको वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए, एंड आप सारी रात गर्लफ्रेंड से लगे रहते हो, तो फिर तो हो गया बिजनेस। तो आपको फोकस रहना है अपने करियर पे, ठीक है ना। अपनी यंग एज को सही तरीके से यूटिलाइज करना है, एंड अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ गिफ्ट करनी है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हम पहले गांव में रहते थे, आज मैंने अपनी पूरी फैमिली को चंडीगढ़ में शिफ्ट किया ना। मैंने अपने फादर को 1 लाख की BMW की साइकिल गिफ्ट किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज जब वो स्केचर के शू पहन के BMW की साइकिल पे जाते हैं ना, पार्क में घूमते हैं, मेरे बेटे को साथ लेके जाते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार आपने दुनिया जीत ली है। तो पेरेंट्स आपके लिए भगवान है, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो आफ्टर दैट उन्होंने आपको बताया था कि भगवान कौन होता है ना। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे, उनको खुश रखेंगे, देन गॉड इज विद यू। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला है। मतलब पेरेंट्स से ऊपर और कुछ भी नहीं होता। अगर वो हमारे पास है तो वी कैन विन द वर्ल्ड, है ना? हम दुनिया जीत सकते हैं। बिल्कुल बस जी, उनसे बिल्कुल। बात कीजिए, उनको अपने पास रखिए, उनको समझिए, उनको समझाइए, रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि बाहर जाने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। ट्रू। सो इसी के साथ फिर सर आज का सेशन अब खत्म करते हैं, एंड थैंक यू बिल्कुल। सो मच पवन जी फॉर कमिंग लाइव विद अस, और इस सेशन का पार्ट बनने के लिए और अपनी वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं अपने बच्चों के साथ, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सब लोगों ने अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला। आज संडे है, मुझे पता है बहुत सारे लोग थके होंगे, प्लान्स होंगे, बाहर जाना होगा, कुछ करना होगा, बट आपने ये 1 सवा 1 घंटा 1.5 घंटा जो दिया अपने बच्चों के लिए, ये आपके बच्चों का करियर शेप कर सकता है, उनको एक नए रास्ते पर लेकर आ सकता है, उनको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हेल्प कर सकता है, और हमें मौका दे सकते हैं कि हम भी और लोगों की हेल्प करें। और जो हमारा ड्रीम है मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोड्यूस करना, इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बनाना, और इंडिया में मैक्सिमम मिलियनर्स को प्रोड्यूस करना, राइट, और हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम और भी बहुत सारी एक्साइटमेंट्स और बहुत